हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 13 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि विद्युत बल रेखा। ये टॉपिक जनरली जो 12th क्लास का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज का पूरा लेक्चर कंप्लीट लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर होगा, जिसमें हम बेसिक के साथ साथ एडवांस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे और साथ में जेई में पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो टॉपिक अपना विद्युत बल रेखाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका ये भी एक नाम है। यहाँ पे जो फोर्स शब्द है ना, ये कंफ्यूज भले ही करे फोर्स, लेकिन फोर्स की कौन सी लाइन होती है तुमको पढ़ना ही नहीं, छोड़ो। तुम तो ये देखो विद्युत बल रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो विद्युत बल की जो रेखा होती है ना वो किधर होती है ये हम पता लगाएंगे सबसे पहले विद्युत बल रेखा के अंदर। देखो विद्युत बल रेखा की परिभाषा पहले डेफिनेशन बता देता हूं। डेफिनेशन: ऐसा काल्पनिक पथ, पहली बात ये कल्पना है, ये वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये हमको दिखते नहीं है। ऐसा काल्पनिक पथ जिस पर परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, जिस पर परीक्षण आवेश गति करता है, जिस पर परीक्षण आवेश गति करता है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। विद्युत बल रेखा कहलाती है, ये इसकी डेफिनेशन है। ऐसा काल्पनिक पथ जिस पर परीक्षण आवेश गति करता है विद्युत बल रेखा कहलाती है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मतलब तुमको जो यहाँ पे लिखा है इससे मतलब समझ में नहीं आया। इससे सिर्फ ये पता चला कि परीक्षण आवेश कहीं गति करेगा, जहाँ गति करेगा, जिस पथ पे गति करेगा वो ही क्या कहलाएगा? विद्युत बल रेखा। और वो काल्पनिक पथ होगा। काल्पनिक का मतलब वास्तव में हमको दिखाई नहीं देता है। काल्पनिक का मतलब ये है, काल्पनिक मतलब ये नहीं कि जिस पे गति करेगा वो कल्पना है, गति वास्तव में होती है। लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताऊँ, अगर कोई एक आवेश यहाँ से छोड़ दिया जाए और इधर गति करके चल जाए तो ये गति करके जब चला जाएगा तो यहाँ कोई लाइन बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। तो वो लाइन यहाँ पे हम जो मानेंगे ना वो एक कल्पना है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब ये नहीं है कि वो गति ही नहीं करेगा, गति तो करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान के चलो एक पॉजिटिव चार्ज में ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेता हूँ एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया। इन दोनों के लिए विद्युत बल रेखा में बनाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इसके चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत बल रेखाएं किधर होंगी, अगर तुमको ये पता लगाना है तो इसके चारों तरफ में 4 Q0 रख देता हूँ। Q0 का मतलब टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश, ये रख दिए मैंने Q0। चारों के चारों Q0 है, टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। अब देखो टेस्ट चार्ज ऑलवेज कैसे होते हैं? सभी पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव की वजह से इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो ये टेस्ट चार्ज इधर गति करेगा, ये वाला टेस्ट चार्ज इधर गति करेगा, और ये वाला टेस्ट चार्ज इधर, और ये वाला इधर, ऐसे गति करेंगे। तो सभी इससे बाहर की ओर जा रहे नहीं जा रहे। अब इसमें आते हैं। इसमें अगर मैं 4 टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दूँ, 1 2 चारों डायरेक्शन में रख दी, जिससे कि इसको कंप्लीटली समझा जा सके। ये सभी के सभी टेस्ट चार्ज हैं यानी कि Q0 हैं। अब Q0 रखे तो देखो Q0 पॉजिटिव होता है, ये कैसा है? नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण होता है। आकर्षण होगा तो ये चार्ज गति करता हुआ इसकी ओर आएगा, ऐसे करके ये गति करता हुआ इसके अंदर की ओर आएगा। ठीक है, इनवर्स आएगा इस तरीके से, और इसमें आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइनें बनी है ना, ये आवेश गति करके यहाँ आ जाएगा, लेकिन आने के बाद कोई यहाँ कुछ बचेगा क्या? यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। जिस रास्ते से वो गति करके आया है ना,
यही विद्युत बल रेखा है। जिस रास्ते से वो गति करके आया है वही क्या है, विद्युत बल रेखा। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। हम टेस्ट चार्ज का यूज करके बल रेखा बनाते जरूर हैं, लेकिन अब टेस्ट चार्ज का कोई काम नहीं है। मतलब ये विद्युत बल रेखाएं हैं किसकी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बल रेखाएं ऐसे बनती हैं और नेगेटिव चार्ज की वजह से बल रेखाएं बनती हैं ऐसे। तो बोलो समझ में आ रही है बात। तो ये विद्युत बल रेखा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ये विद्युत बल रेखा है नेगेटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, प्रवेश करती हैं। तो इसका जवाब है प्रवेश करती हैं। तो ये थी विद्युत बल रेखाएं। परिभाषा इसकी मैंने लिखवा दी है। सबसे पहले हेडिंग डाल के परिभाषा लिख लें और इन दोनों को एज इट इज डायग्राम बना दें। अब इसके गुण पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। मिटाने के बाद एक एक करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाता जाऊँगा। आज के लेक्चर में यही सब चलेगा। इसकी प्रॉपर्टीज जब खत्म हो जाएंगी, कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले हेडिंग है अपना विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत बल रेखाओं के गुण या गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे सीधे सिलेबस में हैं। पहली चीज़, ये काल्पनिक होती हैं। ये कैसी होती हैं, काल्पनिक। ये काल्पनिक होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलकर या धनावेश से निकलकर, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में इंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैं एक नेगेटिव चार्ज रख दूँ, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनको मिलाने वाली रेखा मैंने ये बना दी। अब इसमें से बल रेखाएं निकलेंगी और प्रवेश करेंगी इसमें। ऐसे करके बल रेखाएं निकलेंगी और ऐसे प्रवेश करेंगी। तो समझ में आ रही है बात। तो बल रेखाएं इधर से निकल के इधर जा रही हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, और इसका थर्ड पॉइंट है, ये बंद पथ नहीं बनाती हैं। ये बंद पथ नहीं बनाती हैं। बंद पथ नहीं बनाती हैं मतलब ये है कि हमने चुंबकीय बल रेखाएं भी पढ़ी हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये नॉर्थ, ये साउथ पोल, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में से अंदर जाके वापस आ जाती हैं, इस तरीके से। तो मैग्नेट के बाहर इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। मतलब ये है कि यहाँ पे इनकी डायरेक्शन अंदर होती है, इसलिए कंप्लीट लूप बन गया। बोलो कंप्लीट लूप बन गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्लस से निकल के जाएगी और माइनस में इंटर कर जाएगी, माइनस से घूम के प्लस के पास नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये बंद लूप नहीं बनाती है। चौथे पॉइंट पे हम आते हैं, और इसमें फोर्थ पॉइंट ये है, ये खुले आकाश में, ये खुले आकाश में समाप्त नहीं होती हैं। ये खुले आकाश में समाप्त नहीं होती हैं। मतलब ये है कि जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गई, यहाँ से निकल गई ये लो। अब ये फील्ड लाइन निकल के कहाँ तक जाएगी, तो इसका जवाब है ये अनंत तक जाएगी, यानी कि कहीं पे ख़त्म नहीं होगी। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ से बल रेखा ऐसे बना दी, तो बल रेखा यहाँ तक बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है कि ये लगातार आगे की तरफ इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। मतलब हमारी कॉपी ख़त्म हो गई यहाँ पे, इसलिए हमने छोटा छोटा सा बना के छोड़ दिया है। क्लियर है।
ये खुले आकाश में कहीं भी समाप्त नहीं होंगी। अच्छा, मैं सवाल पूछूं कि कहाँ पे समाप्त होंगी, तो इसका जवाब है नेगेटिव चार्ज पर जाकर ये समाप्त होंगी। सही है क्या भाई? यहाँ से निकली तो अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो ये निकल के हमेशा चलती रहती अनंत तक चली जाती, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो प्लस से निकल के कहाँ पे रुक गई है, माइनस में अंदर जाके समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर नेक्स्ट पॉइंट 5वां, बल रेखाओं के ऊपर बनी स्पर्श रेखा, बल रेखाओं के ऊपर बनी स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। कैसे करती है भाई? पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो प्लस से तो बाहर की ओर होता है और माइनस के अंदर की ओर होता है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया और इसकी कोई बल रेखा है मान के चलो, या फिर मान के चलो कोई भी बल रेखा है, देखो बल रेखा बिल्कुल सीधी भी हो सकती है और इस तरीके से भी हो सकती है, वक्राकार। अब कोई बल रेखा ऐसे है मान के चलो, हमको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी। तो इस कोई 3 पॉइंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ए पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो यहाँ पता लगाने के लिए यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बना लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पे पता लगाना है तो स्पर्श रेखा यहाँ पे बना दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बी पॉइंट पर, इस जगह पे अगर हमको विद्युत क्षेत्र का पता लगाना है तो एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बना दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सी पॉइंट पर। तो कोई भी वक्राकार विद्युत बल रेखा के ऊपर यदि स्पर्श रेखा बनाई जाए तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, बल रेखा आवेश के लंबवत, बल रेखा आवेश के लंबवत गुजरती है। मतलब यह है गुजरती है, प्रवेश करती है, जो भी बल रेखा जो है वो आवेश के लंबवत गुजरती है। कैसे? देखो ये डायग्राम अगर यहाँ तक एक बार नोट कर लो, मैं डायग्राम मिटा के ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, सभी के साथ में डायग्राम अटैच करना। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बल रेखा जब भी निकलेगी ना तो वो ऐसे निकलेगी, ऐसे 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 ऐसे। मतलब ये है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो बल रेखा आवेश के कैसी गुजरती है? लंबवत। मिटा दूं इसको एक बार, पूरा नोट करो। देखो पॉइंट नंबर 7, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटनी है, इसका जवाब सुनना। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती, इसका जवाब सुनो। कि मान के चलो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक बल रेखा ऐसे आ रही है, दूसरी बल रेखा मान के चलो ऐसे आ रही है। ये दो बल रेखा एक दूसरे को काट गई, ये बल रेखा नंबर 1 बल रेखा नंबर 2 दोनों काट गई। इस पॉइंट पर काटी, अगर मैं इस पॉइंट पे जिस पे काटनी है स्पर्श रेखाएं बनाऊं विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए, तो देखो दूसरी वाली के लिए विद्युत क्षेत्र E2 की डायरेक्शन इधर आ गई, और फर्स्ट वाली बल रेखा पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन निकालूं तो मैं वो इस तरीके से आएगी। ये है E1 वेक्टर। यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो रही हैं? 2, जो कि संभव नहीं है। मतलब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा या तो इधर होगी
या फिर इधर होगी, या फिर इधर होगी, या फिर इधर होगी। वो एक पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते, इसीलिए कभी भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो ध्यान रखें इस चीज़ को। पहले तो ये पॉइंट लिख लें, पॉइंट लिखने के बाद डायग्राम बना लें, और डायग्राम बनाने के बाद नोट डाल के चाहे तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि एक बिंदु पर दो बल रेखाएं काटेंगी तो उस पर एक से अधिक विद्युत क्षेत्र प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं है। मिटा रहा हूँ इस डायग्राम को। इसके बाद में हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8, और 8वां पॉइंट कुछ ऐसे है। देखो पॉइंट नंबर 8, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं यदि पास पास हों, पास पास हों तो विद्युत क्षेत्र, पास पास हों तो विद्युत क्षेत्र अधिक एवं दूर दूर होने पर विद्युत क्षेत्र कम होता है। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? कम। इसका मतलब ये है कि विद्युत बल रेखाओं का जो घनत्व है, मतलब कितनी जगह में कितनी ज़्यादा बल रेखाएं हैं, इनका जो घनत्व है ये बताता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। किसको बताता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब जैसे कि मान के चलो, इससे क्या सवाल बन सकता है? सवाल ये बन सकता है, चलो पहले एक पॉइंट और पढ़ाता हूँ मैं। जैसे मान के चलो, ऐसे मान लो ये कोई आवेश है, ठीक है, ये आवेश है। इस आवेश की बल रेखाएं कैसे होंगी? जैसे मान के चलो ये इसकी बल रेखाएं हैं, ऐसा सवाल बन सकता है, ध्यान रखना। ये इसकी बल रेखाएं हैं। हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है ना, E बराबर होता है KQ अपॉन में R², मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R²। दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र में कमी आती है। अब देखो इस आवेश के जस्ट पास में देखो, इस गोले के अंदर, और यहाँ पे देखो, तो जो पहला वाला मैंने स्फीयर बनाया, गोला बनाया है, और दूसरा बनाया है, पहले वाले गोले के अंदर बल रेखाएं पास पास में हैं। देखो ये इससे इतनी दूरी पर है, ठीक है। दूसरे वाले गोले में ये बल रेखाएं, मतलब यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है और यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है। तो दूसरे वाले गोले में बल रेखाएं दूर दूर हो गई। तो विद्युत क्षेत्र कहाँ ज़्यादा होगा, पहले गोले में या दूसरे गोले में? क्योंकि पढ़ो, विद्युत बल रेखाएं जितनी पास पास होती हैं विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होता है, जितनी दूर दूर होती है विद्युत क्षेत्र उतना ही कम होता है। तो दूर दूर दूसरे वाले में है तो इसमें होगा कम विद्युत क्षेत्र, पहले वाले में होगा अधिक। यही तो होता है, आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र अधिक और दूर कम। देखो ना, आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र, दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र कम होता है, तो दूरी बढ़ी दूसरे गोले में तो विद्युत क्षेत्र कैसा हो गया? कम। तो ये बात समझ में आई? मिटा दूं इसको, डायग्राम को। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है? देखो पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 ये है कि यदि समांतर बल रेखाएं, यदि समांतर बल रेखाएं समान दूरी पर हों, समान दूरी पर हों, तो एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है यदि बल रेखाएं समांतर ना हों, तो असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब यह है कि
एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र की परिभाषाएं कहने का मतलब ये है, देखो ये कोई क्षेत्र है पहला और ये कोई क्षेत्र है दूसरा। इस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसे हैं, मान के चलो 1 2 और बना देता हूं मैं एक आध, 1 2 और 3 इस तरीके से बल रेखाएं हैं। ये फर्स्ट क्षेत्र है। सेकंड क्षेत्र में एक बल रेखा तो ऐसे है, दूसरी बल रेखा ऐसे है, तीसरी बल रेखा ऐसे है और चौथी बल रेखा मान के चलो ऐसे है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये इनमें से एक समान विद्युत क्षेत्र कौन सा है और असमान? ये तो कैसा हुआ, एक समान विद्युत क्षेत्र, और ये कैसा विद्युत क्षेत्र? असमान विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसमें बल रेखा, इसमें देखो बल रेखाएं समांतर हैं और इनके बीच का गैप भी सेम है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें जब समांतर नहीं है तो गैप अपने आप बदल जाएगा बीच का, और अपने आप बदल, देखो यहाँ पे ज़्यादा है, इधर गैप कैसा है, कम। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? असमान विद्युत क्षेत्र। बोलो भाई, बात आ गई समझ में? इन दोनों डायग्रामों को मिटा दूं अगले पॉइंट पे। बना लिया ना डायग्राम? बना लेना वीडियो पॉज करके। अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 10 है अगले पॉइंट से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे इस पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूँ, जिससे कि क्या है सारे पॉइंट एक साथ हो जाएंगे ना, तो फिर तुम कंफ्यूज रहोगे। यहाँ पे अलग अलग इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो एक साथ करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखो ऐसे करके और ऐसे है, मान के चलो ये 3 विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक। ऐसे 3 बल रेखा जा रही हैं, 3 पॉइंट मान लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ए बी और ये सी पॉइंट, इस तरीके से 3 पॉइंट मान लिए। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है और कहाँ पे कम। देखो बल रेखाएं जितनी पास होंगी विद्युत क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा, और बल रेखाएं जितनी दूर होंगी विद्युत क्षेत्र उतना ही कम होगा। ए पे देखो बल रेखाएं सबसे ज़्यादा पास है, इससे ज़्यादा गैप सी पर है और सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पर है? बी पर। तो सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? ए पर, ई ए, सबसे ज़्यादा ई ए, फिर इससे छोटा कौन होगा? ई सी, और सबसे छोटा कौन होगा? ई बी। बोलो क्लियर है बात? तो ये इसका क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, तो हमको ये तैयार कर लेना है। मिटा दूँ ये क्वेश्चन, लिख लेना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद में पॉइंट नंबर 10, और 10 पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 10 सुनो, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रतिकर्षित, धनावेश से प्रतिकर्षित एवं ऋणावेश की ओर आकर्षित होती हैं, आकर्षित होती हैं। धनावेश से तो कैसी होती हैं? प्रतिकर्षित, और ऋणावेश की ओर आकर्षित होती हैं। कैसे? देखो कैसे तो क्या बताने की जरूरत नहीं है, प्लस से बाहर निकलती हैं और माइनस में अंदर जाती हैं, तो वो तो आकर्षण प्रतिकर्षण हो गया ना। देखो जैसे मान के चलो कोई विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, 2 विद्युत बल रेखाएं ऐसे, और इनके आगे कोई धनावेश आ गया, तो अब विद्युत बल रेखा इधर से आ रही है, मतलब धनावेश से निकल के आ रही है, तो धनावेश के अंदर तो जा नहीं सकती, अंदर नहीं जा सकती, तो दूर हटेगी, और दूर हटेगी तो कुछ इस तरीके से निकलेगी विद्युत बल रेखा, दूर हट के निकल जाएगी। जबकि अगर यहाँ पे धनावेश की जगह यदि ऋणावेश होता, ऐसे ऋणावेश होता, तो बल रेखाएं ऐसे आ रही थी, ये बल रेखाएं ऋणावेश के अंदर जाकर निकलती इस तरीके से, क्योंकि ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। या फिर ऐसे मान लो कि ये ऋणावेश में अंदर चली जाती तो पास आ जाती, तो इससे तो हो रही हैं आकर्षित और इससे हो रही हैं प्रतिकर्षित। चाहे तो दोनों डायग्राम बना सकते हैं इसी तरीके से। अब देखो
एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ। पॉइंट तो क्या इसी में, एक धनावेश है और दूसरा धनावेश, दो धनावेश है मान के चलो। मैंने बताया कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती, उसका जवाब भी दे दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे, तो प्रैक्टिकली ऐसे। देखो ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, यहाँ से एक बल रेखा निकली ऐसे, एक बल रेखा निकली ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, चार बल रेखाएं निकल गई। इसमें से भी मान के चलो चार बल रेखाएं निकली, 1 2 3 4। अब देखो ये ऐसे जा रही और ये भी ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। तो अगर ये सीधी चलती चली गई तो आपस में काट जाएंगे, सही है। आपस में काटनी ही तो नहीं चाहिए, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, इसलिए ये इससे ऐसे हट जाएगी दूर और ये इससे ऐसे दूर हट जाएगी। ये ऐसे प्रतिकर्षित हो जाएगी और ये ऐसे प्रतिकर्षित हो जाएगी, तो एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे। तो जब हम समान आवेशों के लिए, ये अगला पॉइंट ही बना लो भले, पॉइंट नंबर 11, और इस पॉइंट को मैं लिख नहीं रहा हूं, खुद ही लिखना। समान आवेशों के लिए बल रेखाएं चित्रानुसार प्राप्त होती हैं। इन दोनों के बीच में इस जगह पर एक भी बल रेखा उपस्थित नहीं होती है। इनको मिलाने वाली रेखा के जस्ट सेंटर पर एक भी बल रेखा नहीं होती है। अब बल रेखा नहीं होती तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, इसीलिए इस क्षेत्र को उदासीन क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं इसको? उदासीन क्षेत्र। ये 11वां पॉइंट लिख लो। जब दो समान आवेशों के बीच में बल रेखाएं बनाई जाती हैं तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं। इसी कारण दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर ऐसा क्षेत्र प्राप्त होता है जहां कोई भी बल रेखा नहीं होती है। इसे उदासीन क्षेत्र कहा जाता है। डायग्राम में बना ही सकते हो। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहां से सभी एडवांस पॉइंट आ गए। अब तक तो हमने बेसिक पॉइंट पढ़े, लेकिन यहां से सब एडवांस पॉइंट आ गए, जो कि हो सकता है तुम्हारी बुक्स में भी तुमको ना मिले। बट जब हमने इतने पढ़ लिए हैं तो 4-5 एडवांस पॉइंट है उनको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि IIT मेंस के अंदर इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी करवाऊंगा मैं लास्ट में। तो देखो क्वेश्चन 11 नंबर का पॉइंट है, बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के कैसी होती है? समानुपाती। इसका मतलब परिमाण ज़्यादा तो बल रेखा भी ज़्यादा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो अगर मान के चलो +Q आवेश है, इसमें से दो बल रेखा निकल रही है, तो +2Q जो चार्ज है, परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड, परिमाण इंग्लिश वालों के लिए मैग्नीट्यूड। तो फील्ड लाइन का जो संख्या होती है, जितनी फील्ड लाइन निकलेंगी वो परिमाण के समानुपाती होती है। मतलब चार्ज ज़्यादा होगा तो बल रेखा ज़्यादा होंगी, चार्ज कम होगा तो बल रेखा कम। देखो Q चार्ज से दो बल रेखा निकल रही हैं, तो 2Q इससे 2 गुना है, तो बल रेखाओं की संख्या भी 2 गुनी हो जाएगी। मतलब इसमें से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी? 4। 1 2 3 और ये 4 बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी। अब मान के चलो कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई +Q आवेश में से 4 बल रेखाएं निकल रही है। मान के चलो 4 बल रेखाएं निकल रही हैं, तो 2Q +2Q चार्ज में से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी? तो भाई एक बात बताओ, Q में से 4 निकल रही तो 2Q में से तो 2 गुनी निकलेंगी, और 2 गुनी 4 की 2 गुनी 8। मतलब इस तरीके से कितनी बल रेखाएं हो जाएंगी? 8। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि कितने चार्ज में से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 2 भी निकल सकती हैं, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर Q में से 2 निकल रही हैं तो 2Q में से 4, और अगर Q में से 4 निकल रही हैं तो 2Q में से 8 निकलेंगी। समझ में आई बात? अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन सुनो, यहीं कहीं मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पे बेस्ड। जैसे देखो यहाँ पे एक +Q1 चार्ज है, ये, या फिर इसको केवल Q1 मान लो, Q1 चार्ज है, और यहाँ पे है Q2 चार्ज। यहाँ से बल रेखाओं का सिस्टम कुछ ऐसा है। देखो
ये Q1 और ये Q2, Q1 में से बल रेखाएं निकल रही हैं और Q2 में प्रवेश कर रही हैं। Q1 में से बल रेखाएं निकल रही हैं ऐसे 1 2, यहाँ से 1 और 2 ऐसे बल रेखाएं निकल रही हैं, और Q1 में से इनके अलावा भी निकल रही हैं, ये देखो ऐसे, और Q2 की कंडीशन ऐसी है। तो सबसे पहली चीज यहाँ इस क्वेश्चन में हमको निकालना है Q1 अपॉन Q2 का मान कितना होगा। Q1 और Q2 का मान तो हम नहीं बता सकते, लेकिन Q1 अपॉन Q2 इनका अनुपात तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि अनुपात में कितने ही कूलम हो सकता है वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अनुपात सही आ जाएगा। पहली बात तो Q1 यहाँ Q1 ये तो हमको निकालना है, यहाँ Q1 तो है पॉजिटिव, सीधी सी बात है, दिख रहा है इससे बल रेखा निकल रही है तो पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पे जो Q2 है ना, Q2 कैसा होगा, नेगेटिव। कैसे पता चला भाई, इसमें बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो नेगेटिव होगा। अब यदि बल रेखाएं निकल रही हैं तो उनकी संख्या पॉजिटिव और जो प्रवेश कर रही हैं उनकी संख्या नेगेटिव। यहाँ देखो Q1 से निकलने वाली बल रेखाएं कितनी हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गई। तो Q1 की जगह पे लिख दो +8 बटे, हमको Q1 अपॉन Q2 निकालना था ना, Q1 अपॉन Q2। Q2 में कितनी प्रवेश कर रही, 4, तो -4 बराबर कितना, -2। ये इसका आंसर है। तो बोलो बात समझ में आई। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 12। बल रेखाएं दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश सममित होती हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे दे दूं कि यहाँ पे तो है Q1 चार्ज और यहाँ पे है Q2 चार्ज, ये दे दिया। इसको मिलाने वाली रेखा ऐसे होगी, क्लियर। अब मैंने तुमको दे दिया कि ऐसे, तुमको बताना है कि Q1 से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं। सवाल ही हो गया ये, सममिति भी यहीं बता दूंगा। तुमको बताना है कि Q1 से ऐसे करके एक मैं इधर भी निकाल देता हूं, Q1 से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, सवाल ये है। तो सोच लिया होगा और सबने यही सोचा होगा कि कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, 2। वेरी गुड, ये बिल्कुल गलत जवाब है। सममिति का क्या मतलब होता है, ये सममित अक्ष हो गई। इस अक्ष, सममित का मतलब बता रहा हूं, इसके सममित मतलब सिमेट्री, इसके ऊपर जैसा है ना सेम टू सेम नीचे भी होगा, सममिति का मतलब ये है। तो जब ऊपर ऐसा है तो नीचे की तरफ वाला जो पोर्शन है ना उसको हटा दिया है, तो हटाएं क्यों, लगाओ उसको। यहाँ एक बल रेखा ऐसे भी होगी और ये ऐसे जा रही तो एक बल रेखा ऐसे भी यहाँ होगी। ये डॉटेड क्यों बनाई है, क्योंकि सवाल में दी नहीं थी, हमने बनाई है। अब सवाल होगा, अब बताओ Q1 से कितनी बल रेखाएं निकल रही, तो इसका जवाब है 4, और Q2 में कितनी प्रवेश कर रही, तो इसका जवाब है 2। समझ में आ गई बात। केवल तुमको आधा डायग्राम बना के अगर वो दे तो इसका मतलब तुमको पूरा करना पड़ेगा पहले, ये होती है सममिति। समझ में आया ये पॉइंट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ। ये पॉइंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट नंबर 13, यदि किसी आवेश से निर्गत या प्रवेशित निर्गत बल रेखाओं के मध्य कोण अधिक है तो आवेश का मैग्नीट्यूड, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, आवेश का परिमाण कम होगा। तो आवेश का परिमाण कैसा होगा, कम। अब इसका उल्टा तुम इसके आगे लिख सकते हो, यदि कोण कम है तो परिमाण ज़्यादा होगा। कैसे, देखो जैसे मान के चलो एक चार्ज है यहाँ पर और दूसरा चार्ज है यहाँ पर, इसमें से बल रेखाएं निकल रही हैं 4, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। इसमें से 4 बल रेखाएं निकल रही हैं इस तरीके से, इसमें से 8 बल रेखाएं निकल रही हैं, मान के चलो इसमें से बल रेखाएं निकल रही हैं 8।
ठीक है। अब मुझे बताओ पूरा कोण 360 होता है, तो यहाँ पे प्रत्येक बल रेखा के बीच में 90 डिग्री कोण होगा और इसमें प्रत्येक बल रेखा के बीच में कोण होगा केवल 45 डिग्री। सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो Q1 Q2 में से कौन बड़ा है? एक साथ अगर दोनों हैं तो जवाब है इसका Q2 बड़ा है। कैसे पता चला? इसमें से ज़्यादा बल रेखाएं निकल रही हैं और इसमें से कम बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में Q1 को बड़ा माना जाएगा, Q1 को छोटा। तो एक चीज़ भी पता चली कि Q1 छोटा है लेकिन इसका कोण बड़ा है बल रेखाओं के बीच में, और Q2 कैसा है? छोटा। Q2 बड़ा है तो इसके बीच बल रेखाओं के बीच में कोण कैसा है? कम। कई बार हमको बल रेखाओं की संख्या नहीं देगा, वो कितनी बल रेखाएं ये हमको नहीं देगा, कोण के हिसाब से हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि Q1 और Q2 में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो ये जो बात मैंने समझाई समझ में आई? चल, एक क्वेश्चन में यहीं कहीं ले लेता हूं और दोनों पे बेस्ड, दोनों की सिमेट्री और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन में ले रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक Q1 चार्ज है और दूसरा चार्ज है Q2। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। Q1 में से एक बल रेखा ऐसे निकल रही, इनको मिलाने वाली रेखा बना लेना, क्योंकि सिमेट्री का यूज मैंने पहले बता दिया है, सिमेट्री का सवाल है। ठीक है, ऐसे। अब तुमसे पूछ रहा है कि Q1 और Q2 में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये सवाल है। तो इतने से सवाल से चलो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ये डाउट क्रिएट कर रहा है तो इसको छोड़ो। मैंने कहा कि बल रेखाएं समान आ जाएं तो भी हम कोण से ये पहचान सकते हैं कि कौन सा आवेश बड़ा है, कौन सा आवेश छोटा है। तो इसमें बताओ कौन सा आवेश बड़ा है, कौन सा छोटा है। अच्छा, एक चीज़ तो कंफर्म, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, लेकिन हमको ये बताना है पॉजिटिव नेगेटिव मतलब मॉड ले लो, मॉड Q1 और मॉड Q2, क्या ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है या दोनों बराबर हैं। तो इसका जवाब हमको ढूंढना है। देखो, सबसे पहले सिमेट्री ये कहती है कि डायग्राम गलत है, मतलब अधूरा है। गलत तो नहीं, अधूरा है। तो अधूरा है तो पूरा करो। सेम जिस कंडीशन में एक बल रेखा ऊपर है या जितनी बल रेखाएं ऊपर हैं, सेम कंडीशन में नीचे बनेंगी। तो यहाँ पे दूसरी बल रेखा ऐसे बनेगी। सही है, देखो सेम कंडीशन बनाइए। यहाँ पे इधर बल रेखा के बीच में कोण कितना है? ये वाला। इधर कोण ये वाला, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ बीटा। अब मिला जवाब। देखो यहाँ अल्फा बीटा में से कौन बड़ा है? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अल्फा बड़ा है किससे? बीटा से। तो इसमें बल रेखाएं दूर दूर हैं और इसमें बल रेखाएं पास पास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें पास पास होती है ना उसमें कोण कम होता है, लेकिन वो आवेश कैसा होता है? बड़ा। तो इसमें से जवाब क्या है? कौन बड़ा है Q1 Q2 में से? तो इसका जवाब है Q2 बड़ा है और Q1 कैसा है? छोटा। तो बात समझ में आई? तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं इसके, जो तुम्हारी बुकों में बिल्कुल कहीं भी नहीं दे रखे हैं। अगले दो पॉइंट्स हैं, देखो कि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः चालक के अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होगी। ध्यान रखना है इस बात को। जैसे कोई चालक है, इस चालक के अंदर विद्युत बल रेखा नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर नहीं होगी, इसके बाहर हो सकती है लेकिन अंदर नहीं होगी। अगला पॉइंट है, विद्युत बल रेखा हमेशा चालक के लंबवत होती है। जैसे मान के चलो ये कोई चालक है, अगर विद्युत बल रेखा इसमें से निकल रही है तो विद्युत बल रेखा ऐसे 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 भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये सभी के सभी कितने डिग्री पर होंगी? 90 डिग्री पे होंगी। तो विद्युत बल रेखा हमेशा चालक के कैसी होती है? लंबवत। ये पॉइंट थे 14 और 15। देखो लास्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, वो है नियर एंड फार फील्ड। मतलब ये है कि आवेशों को यदि हम पास से देखें तो हमको अलग व्यू दिखेगा और दूर से देखें तो हमको व्यू कैसा दिखेगा? अलग। ठीक है, चलो इस पर आधारित भी न्यूमेरिकल जेई में बनते हैं। देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे ले लिया मैंने +2q आवेश। ठीक है, यहां पे ले लिया मैंने -q चार्ज। अब इनको मिलाने वाली रेखा बना लो। ये मैंने इनको मिलाने वाली रेखा बना ली। ठीक है,
अब इसके दोनों ओर सिमेट्री होगी, ऊपर भी मैं लाइन बना लेता हूँ बिल्कुल सिमेट्रिक करने के लिए, इनको बिल्कुल सममित अवस्था में लाने के लिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि -q आवेश में 4 बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। कितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं? 4। तो चारों की चारों बल रेखाएं एक समान कोण पर ऐसे प्रवेश करेंगी, सही है। तो जब इसमें -4 प्रवेश कर रही है तो इसमें से कितनी निकलेंगी? 8, क्योंकि ये q है तो ये 2q है, इसमें से 8 होंगी, 8 बल रेखाएं इसमें से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब ये किस तरीके से दूसरे में प्रवेश करेंगी, पास से देखने पे क्या होगा और दूर से देखने पे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं नियर व्यू, जब हम इसको पास से देखेंगे तो क्या होगा। देखो ये बल रेखा यहां से निकली और यहां पे प्रवेश कर गई, यहां से निकली और यहां पे प्रवेश कर गई। दूसरी बल रेखा यहां से निकली और ऐसे जाके यहाँ पे प्रवेश कर गई, ठीक है। ऐसे घुमा के ले आना, ऐसे जाके यहाँ पे प्रवेश कर गई। ये वाली बल रेखा ऐसे जाके ऐसे प्रवेश कर गई। ये ऐसा हमको दिखेगा पास से देखने पर, समझ में आ रही है बात? ऐसा हमको पास से देखने पर दिखेगा। देखो वो पिछले वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। यहाँ पे कोण कम और यहाँ पे कोण ज़्यादा, देख लो। तो ये वाला आवेश कोण कम है तो आवेश ज़्यादा होगा, कोण ज़्यादा है तो आवेश कम होगा। लेकिन इसकी हम बात ही नहीं कर रहे, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। ये तो नियर है। अब दूर से जब इसको देखेंगे ना, तो दूर से देखने पर हमको फार व्यू लेना है इसका। दूर से देखने पर देखो, जब हम दूर से इनको पास से देखेंगे तो दोनों अलग अलग दिखेंगे, लेकिन जब हम इनको दूर से देखेंगे तो क्या ये दोनों अलग अलग दिखेंगे या एक ही दिखेंगे? भाई छोटे छोटे से तो चार्ज हैं, बिल्कुल पास पास में रखे हुए हैं, तो बिल्कुल पास पास में रखें तो पास से देखने पर या दूर से देखने पर ये एक ही जगह हमको दिखाई देंगे, एक जगह दिखाई देंगे। मतलब कहने का ये है कि एक तो +2q है, एक -q है, तो हमको चार्ज दिखाई देगा फाइनली +q, सही है। अगर +q चार्ज हमको दिखाई देगा दूर से देखने पर एक ही, तो इसमें से कितनी बल रेखाएं हमको निकलती हुई दिखनी चाहिए बताओ? इसमें से हमको 4 बल रेखाएं निकलती हुई दिखनी चाहिए इस तरीके से सिमेट्री में। बोलो समझ में आ गई बात? कैसे? -q में 4 प्रवेश कर रही हैं, +2q से 8 निकल रही हैं, तो +q से कितनी निकलनी चाहिए? 4, इसकी आधी। एक ही चार्ज क्यों आया? क्योंकि दूर से देखने पे ये पास पास रखे हुए हैं, ये एक ही दिखाई देंगे और एक ही दिखाई देंगे, तो दोनों को जोड़ने पे ये आएगा और ये आएगा, तो हमको दूर से ऐसा दिखना चाहिए। क्या ऐसा दिखेगा? देखो कैसे दिखेगा। ऐसा दिखने के लिए ऊपर वाला डायग्राम बना लो पहले, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा तब जाके दिख पाएगा। ऐसा मिटा दूं इसको, चलो इतने से काम हो जाएगा। तो इसका फार व्यू मैं तुमको देता हूँ, दूर से देखने पर इसका कैसा व्यू होगा। यहाँ पे चार्ज था +2q, ये रहा, इसको मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाया और यहाँ पे चार्ज है -q, ठीक है। सिमेट्री में ऊपर भी लाइन बना देता हूँ मैं सममित करने के लिए। यहाँ से एक बल रेखा निकली और वो प्रवेश कर गई ऐसे, यहाँ से दूसरी बल रेखा निकली और वो प्रवेश करी ऐसे, एक बल रेखा यहाँ से निकली और प्रवेश करी ऐसे, ठीक। एक बल रेखा यहाँ से निकली और प्रवेश करी ऐसे। अब एक बल रेखा ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। जब हम इसको दूर से देखेंगे तो हमको पूरा का पूरा एक ही दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम यानी कि एक निकाय दिखाई देगा हमको ऐसा। तो ये पूरा निकाय किसकी तरह हमको दिखेगा? अभी बताया मैंने +q की तरह, और ऐसा दिखेगा तो इसमें से सिमेट्री में 4 बल रेखाएं निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए, सही। 4 बल रेखाएं निकलती हुई दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे तो 4 बल रेखाएं क्या सिमेट्री में निकलती हुई दिखाई दे रही हैं? गौर से देखो, ये तो अंदर ही अंदर खत्म हो गई, ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के बाहर 4 बल रेखाएं निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो ये 4 तो अंदर ही अंदर है, बाहर जा ही नहीं रही, लेकिन ये 4 बाहर जाएंगी। मैंने बताया कि बल रेखा कभी खत्म नहीं होती, तो ये 4 बाहर जाएंगी। तो हमको यहाँ पे सिमेट्री में निकलती हुई दिखाई दे रही हैं कि सममित
सममित अवस्था में, तो इसका जवाब है नहीं। हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है प्लस क्यू और इसमें से 4 बल रेखाएं ऐसे जाती हुई दिख रही हैं, सही है। तो सिमेट्री के हिसाब से ये सही है और ये कैसा है, गलत। तो इसका मतलब हमारा ये गलत है। नहीं, गलत नहीं है। ये कैसे दिखाई देंगी समझो। दूर से देखने पर 2 बल रेखाएं तो ये निकल गई। अब ये वाली बल रेखाएं नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होंगी तो ऐसे जाके और ऐसे बाहर निकलेंगी। नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होगी, ये यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, ऐसे जाएगी और ऐसे बाहर निकलेगी। अब गौर से देखो, जो मैं समझाना चाह रहा था, सिमेट्री में निकलती हुई दिखाई देंगी या नहीं। तो अब जवाब मिला हमको कि हाँ, इस पूरे को मैं एक सिस्टम मान लूँ। पहले डायग्राम बनाओ, एक बार फिर समझाता हूँ। बना लिया डायग्राम, मिटा रहा हूँ इसको। हमको नहीं पता अंदर क्या है, हमको ये पता है कि अंदर चार्ज है प्लस क्यू। इस चार्ज से गौर से देख लो, 4 निकलती हुई हमको दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही। देखो, सममित अवस्था में 4 निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये था नियर एंड फार फील्ड। पास से देखने पर ऐसी और दूर से देखने पर ऐसी। जेई में कई सवाल इसके पूछे जाएंगे, जैसा कि अभी मैं करवाऊंगा तुमको। देखो, जेई में पूछा गया पहला सवाल, जेई 2015 में पूछा है। देखो, हर साल इस टॉपिक का क्वेश्चन जेई में नहीं आता है। 4-5 साल में कोई एक आध बार ये क्वेश्चन आता है। अब 2015 में पूछा है, हो सकता है 2020 में पूछ ले। ये 4 डायग्राम तुम्हारे सामने बना के दिए हैं और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से हैं कि इनमें गोले हैं, जिनके गोले के ऊपरी हिस्से पे प्लस क्यू चार्ज है और निचले हिस्से पे माइनस क्यू चार्ज है। तो तुमको बताना है कि किस गोले की बल रेखाएं गलत हैं, वो सही हैं, किस गोले की बल रेखाएं सही हैं। तो इसका मतलब एक सही डायग्राम है इनमें से और बाकी 3 गलत डायग्राम है। तो सबसे पहले तो देखो, ऐसे सवालों को करने का तरीका सुनो। पहले तो मैंने जितने भी पॉइंट बताए सबकी बारीक डिटेल तुमको आनी चाहिए। ढंग से पढ़ना, एक एक सवाल को देखना, तब जाके तुम ये कर पाओगे। पहले तो ऐसा डायग्राम देखो जो बिल्कुल ही गलत है, जो कोई नॉर्मल जो पढ़ने वाला बच्चा भी बता दे। तो सबसे पहले गलत डायग्राम ये है। क्यों है? प्लस से बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं और माइनस में बल रेखाएं प्रवेश कर, माइनस से भी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये अंदर की तरफ जाती, मतलब ये वाला डायग्राम होता तो भी हमको सोचने पे मजबूर करता। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, माइनस से बल रेखाएं बाहर नहीं निकल सकती। अब ये 3 डायग्राम, अब तीनों के तीनों सही लग रहे हैं। देखो, पहला डायग्राम ये है ACD, तीनों हमको सही लगेंगे, लेकिन इन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। देखो, सबसे पहली बात, पहला अगर जिसने ये पता लगा लिया कि पहला सही है गलत, तो दूसरा फिर अपने आप ही पता चल जाएगा और तीसरा तो फिर पता चल ही जाएगा। कैसे? देखो भाई, अगर हम ऐसा गोला है, देखो, जिस पर ऊपर की तरफ प्लस क्यू चार्ज है, नीचे की तरफ माइनस क्यू चार्ज है। नियर पॉइंट के हिसाब से प्लस से चार्ज निकलता है, माइनस में एंटर करता है, लेकिन जब दूर से इसको देखेंगे तो यहाँ पे नेट चार्ज हमको क्या दिखाई देगा? 0। नेट चार्ज क्या दिखाई देगा? 0। और 0 चार्ज है तो ना तो बल रेखा प्रवेश करती हुई दिखाई देगी ना निकलती हुई दिखाई देगी, सही है। जबकि देखो, यहाँ प्लस से निकली माइनस में गई, प्लस से निकली माइनस में गई, प्लस से निकली माइनस में, प्लस से निकली, कुछ भी गलत नहीं है। बस गलत है तो ये, जब नेट चार्ज 0 है तो बल रेखा निकल के बाहर कहाँ जा रही है। मतलब अगर मैं इसको फार पॉइंट के लिए ऐसे एक सिस्टम मान लूँ, तो इस सिस्टम से बाहर निकल के बल रेखाएं जा रही हैं। तो 0 चार्ज से कोई भी बल रेखा कैसे बाहर निकल सकती है? इसलिए ये वाला डायग्राम गलत है। जब ये तुमको समझ आ गया तो ये भी समझ आ ही गया होगा। भाई, इसमें भी अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ तो बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं और प्रवेश भी कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं इस पर। तो ये तो सही जवाब है। कैसे पता चला? अगर मैं फार पॉइंट के लिए इसको एक सिस्टम मान लूँ तो नेट चार्ज 0 है इसका, तो बताओ एक भी बल रेखा बाहर निकल रही है क्या सिस्टम से? नहीं निकल रही, और एक भी बल रेखा प्रवेश नहीं कर रही। जो भी चल रहा है इनके अंदर ही अंदर चल रहा है, इसलिए ये वाला डायग्राम गलत है। बाकी तीनों डायग्राम कैसे हैं? ये वाला डायग्राम सही है और बाकी तीनों डायग्राम कैसे हैं? गलत। तो समझ में आया? ऐसे बारीक डिटेल के साथ क्वेश्चन आएगा जेई में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो, ये वाला जो सवाल है जेई 2001 में पूछा गया था, वही सेम चीज़ पता लगानी है कि किसी त्रिभुज, किसी ट्रायंगल के तीनों शीर्षों पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। प्लस क्यू आवेश रखा तीनों शीर्षों पर।
कौन से वाले के लिए विद्युत बल रेखाएं सही नहीं हैं, सही है, सॉरी गलत 3 है, एक सही है, सही पता लगानी है। तो इनमें से देखो तीनों पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो ऐसी स्थिति में पहली वाली गलत हो जाती है। क्यों? बल रेखाएं प्लस से निकल के प्लस में जा सकती हैं क्या? नहीं जा सकती, तो पहला गलत है। ये सवाल सरल है, पहले बता देता हूँ, पिछला वाला तो फिर भी अच्छा था, ये गलत है। अब ये गलत है, इस पर बाद में विचार करेंगे। ऐसा हमने कभी बल रेखाएं बनाई है किसी आवेश के चारों वृत्ताकार? तो ऐसा तो हमने कुछ बनाया ही नहीं थी, तो गलत ही हो गया। अब बचे 2, ये दोनों डायग्राम लगभग एक जैसे हैं। यहाँ पे गोला बना हुआ है, वहाँ पे E बराबर 0, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि E बराबर 0 कहाँ पे होता है? उदासीन क्षेत्र, बताया था, समान आवेशों के बीच उदासीन क्षेत्र, तो इसका मतलब एक ही है। ये कंफ्यूज करने के लिए अलग बना देता है एग्जाम में। डायग्राम बिल्कुल एक जैसे हैं ये दोनों, एक अंतर है कि यहाँ पे बीच वाली बल रेखाएं यहाँ पे बनाई गई हैं और इसमें बीच वाली नहीं है। बस ये ही, इससे ही पता चलेगा कि कौन सा सवाल इनमें से सही है, कौन सा गलत है। देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, सही है। बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाली जो बल रेखाएं हैं ये दूर हटते हटते एक दूसरे को काट गई, ये काट गई, ये काट गई और ये भी काट गई। क्या 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट सकती हैं? नहीं काट सकती, इसका मतलब ये गलत है और ये कैसा है? सही। तो जरूरी ये नहीं है, इसमें सीखना जरूरी ये नहीं है कि सही कौन सा है, सीखना ये जरूरी है कि गलत कौन सा है और क्यों गलत है वो। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुमको समझ आ जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 2 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, ये जेई 2010 में पूछा गया था और ये जेई 1996 में। इस सवाल को पहले समझो, ये अच्छा सवाल है। Q1 और Q2 में से अधिक आवेश कौन सा है? इन आवेशों का संतुलन बिंदु किस ओर होगा? तो इसका जवाब सुनो। Q1 Q2 में से कौन बड़ा है ये बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, सीधी सी बात है, Q1 बड़ा है, जिससे ज़्यादा बल रेखाएं निकल रही हैं, सिमेट्री में है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है। अगर इनका मान पूछ ले हमसे, Q1 अपॉन में Q2 का मान पूछ ले, कितना आएगा अनुपात इनका, सॉरी, तो इसमें से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं? 3 3 6, 3 9 और 3 12 और एक बीच वाली भी बल रेखा है यहाँ पे 13 बटे Q2 में 3 3 6 और एक 7, 13:7 इनका अनुपात होगा दोनों आवेशों का, Q1 Q2 का। अच्छा यहाँ पे -7 लेना, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये वाला कैसा है? नेगेटिव। अगर बल रेखा निकल रही है तो पॉजिटिव, प्रवेश कर रही है तो नेगेटिव। संतुलन बिंदु किधर होगा? देखो अगर यहाँ पे प्लस Q1 आवेश है और यहाँ पे -Q2 आवेश है, तो ऐसी स्थिति में संतुलन बिंदु के हमने खूब सारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन पढ़े थे। कहाँ पे आएगा? देखो इनके बीच में किसी भी बिंदु पे मैं आवेश को रखूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव को, तो वो संतुलित हो ही नहीं सकता। जैसे प्लस Q रख दिया तो प्लस Q को ये प्रतिकर्षित करेगा और ये आकर्षित करेगा, वो इधर भग जाएगा, और भगना ही तो नहीं चाहिए, वही तो संतुलन है। तो हम किधर रखें? ऐसी स्थिति में इनके बीच में तो हो नहीं सकता, तो या तो इधर होगा या इधर। वहाँ पे मैंने बताया था उस वाले लेक्चर में कि संतुलन बिंदु हमेशा छोटे आवेश की तरफ होता है। छोटा आवेश कौन सा है? ये वाला। तो इसका संतुलन बिंदु x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। ये x अक्ष है तो इसकी धनात्मक दिशा में होगा, ऋणात्मक में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे आवेश रख दिया तो ये तो उसको, जैसे प्लस Q रख दिया तो ये तो इसको तेजी से प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी कैसी है? कम, और आवेश भी ज़्यादा है। ये आवेश भी कम है और दूरी भी ज़्यादा है, तो इधर लगने वाला बल कम हो जाएगा। कम होगा तो ये इधर भग जाएगा, संतुलन में नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं रख दूँ प्लस Q आवेश, यहाँ पे रख दूँ, तो इससे दूरी ज़्यादा है लेकिन आवेश भी तो ज़्यादा है, तो ये इस पर इधर बल लगाएगा। और ये वाली दूरी कम है लेकिन आवेश भी कम है, तो इस पर बल इधर लगेगा, और ये दोनों बल बराबर होने पे 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट तो पूछा नहीं है कि कितनी दूरी पे होगा, बट ये पूछा है कि इसको मिलाने वाली रेखा जो है x अक्ष है, x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा या ऋणात्मक। तो इसका जवाब है दोनों आवेशों का अनुपात तो इतना, और इनका संतुलन बिंदु x अक्ष की धनात्मक दिशा में। ये जेई 1996 में पूछा है कि एक धातु का ठोस गोला है, धातु का गोला है, इस धातु के गोले में से 4 बल रेखाएं निकल रही हैं, इनमें से 3 गलत हैं, 1 सही है। तो तुमको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। सही वाली बता दो। देखो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा
कि धातु जो होती है ना, धातु कैसी होती है, चालक, और किसी चालक में से के अंदर, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। दूसरी चीज, बल रेखा हमेशा चालक के लंबवत होगी, बल रेखा हमेशा चालक के लंबवत होगी। तो यहाँ पे देखो ये 90 कौन से दोनों कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। पहली चीज, इसमें 4 बल रेखाएं, 1 2 3 4, चारों अंदर से गुजर रही हैं। कोई भी बल रेखा चालक के अंदर से नहीं गुजर सकती क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो 3 तो ये गलत हो गई जो अंदर से गुजर रही है। चौथी वाली यहाँ से आई, बार बार गई और ऐसे पार निकल गई, तो ये वाली सही है और ये तीनों कैसी हैं, गलत। पहला तरीका। दूसरा तरीका, बल रेखा लंबवत होती है, क्या ये वाला कोण 90 हो सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। क्या ये 90 हो सकता है, तो नहीं। क्या ये 90 हो सकता है, नहीं। लेकिन ये देखो घुमा के बनाया है, ये वाला कितने डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये ऐसे भी सही होता है। अच्छा 90 यहाँ तो हो सकता था, जैसे ये गोला था, इस गोले के जस्ट बीच में से कोई बल रेखा निकलती तो 90 डिग्री आता, लेकिन ऊपर से या नीचे से निकलेगी तो 90 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 90 इतने ऐसी बल रेखा आएगी तो यहाँ पे 90 आएगा। अगर इस जगह पर ऐसी बल रेखा कोई आती है तो 90 डिग्री होगा उसका कोण, ये वाला कोण 90 नहीं होगा। समझ में आ रही है? बिल्कुल सेंटर से जो आती, यानी कि जो इसका व्यास होता वो तो 90 डिग्री पे हो सकती थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे IIT JEE में पूछे गए 4। इसी तरीके से हम अगले वीडियो लेक्चर में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, इनको नोट कर लें।